नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर 99 साल की लीज और 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों होता है। प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट भारत में रियल इस्टेट के महत्वपूर्ण पहलू है। इन दोनों के बीच कुछ बुनियादी अंतर है जो लोगों को अक्सर भ्रमित कर देते हैं। 99 साल की प्रॉपर्टी लीज और 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट दो ऐसे टर्म है जो अक्सर सुनने में आता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 99 साल की लीज क्यों दी जाती है और रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है। साथ ही इनसे जुड़े कानूनी पहलुओं और फायदे नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट क्या है? प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट दोनों ही किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से संबंधित है, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी अंतर है। आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। प्रॉपर्टी लीज लंबी अवधि के लिए होती है, आमतौर पर यह 99 साल के लिए होती है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट एक छोटी अवधि के लिए होती है, आमतौर पर यह 11 महीने के लिए होती है। प्रॉपर्टी लीज पर अधिक अधिकार मिलता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट पर सीमित अधिकार मिलता है। प्रॉपर्टी लीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। प्रॉपर्टी लीज प्रीमियम रेंट देना होता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में मासिक किराया देना होता है। प्रॉपर्टी लीज में प्रॉपर्टी में बदलाव की अनुमति होती है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में बदलाव की अनुमति नहीं होती है। प्रॉपर्टी लीज में ट्रांसफ़र या सबलीज की जा सकती है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र या सबलीज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लीज में कानूनी प्रक्रिया जटिल होती है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट का कानूनी प्रक्रिया सरल होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि 99 साल की प्रॉपर्टी लीज क्या होती है। 99 साल की लीज एक लंबी अवधि की लीज होती है जो आमतौर पर सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। आइए दोस्तों एक एक करके सारा कारण जानते हैं। पहला, कानूनी सीमा। भारत में ज़मीन पर स्वामित्व का अधिकार सीमित है। 99 साल की लीज कानूनी रूप से अधिकतम संभव अवधि है। दूसरा, लंबी अवधि का निवेश। यह डेवलपर्स को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, आर्थिक लाभ। सरकार को नियमित आय प्राप्त होती है और भूमि का मालिकाना हक भी बरकरार रहता है। चौथा, शहरी विकास। यह शहरी विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और पांचवा है दोस्तों मूल्य वृद्धि। 99 साल में प्रॉपर्टी का मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे सरकार को बहुत फायदा होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट भारत में सबसे आम प्रकार का किराया समझौता है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। आइए दोस्तों एक एक करके सारा कारण जानते हैं। रजिस्ट्रेशन से बचना। 12 महीने या उससे अधिक के एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जो एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। दूसरा है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों पक्षों को शर्तें बदलने या समझौता खत्म करने की सुविधा मिलती है। और तीसरा है दोस्तों कम कानूनी जटिलताएं। छोटी अवधि के कारण कानूनी विवाद की संभावना कम होती है। और चौथा है दोस्तों किराया बढ़ाने की सुविधा। मकान मालिक को हर 11 महीने बाद किराया बढ़ाने का मौका मिलता है। और अंतिम है दोस्तों पांचवा, टैक्स बचत। कुछ मामलों में यह इनकम टैक्स बचाने में मदद करता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि लीज और रेंट एग्रीमेंट में कानूनी पहलू क्या है। प्रॉपर्टी लीज और रेंट एग्रीमेंट दोनों ही कानूनी दस्तावेज है, लेकिन इनके कानूनी पहलू अलग अलग है। आइए पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टी लीज का कानूनी पहलू क्या है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इससे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उच्च स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तीसरा है दोस्तों ट्रांसफ़र राइट्स। लीज होल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का अधिकार होता है। और चौथा है दोस्तों विवाद निपटान। विवाद की स्थिति में कोर्ट में जाना पड़ सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट का कानूनी पहलू क्या है। रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है। 11 महीने तक के एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं। कम स्टाम्प ड्यूटी। इस पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सीमित अधिकार होता है। किराएदार को सीमित अधिकार मिलते हैं। आसान समाप्ति। दोनों पक्ष आसानी से एग्रीमेंट समाप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि लीज और रेंट एग्रीमेंट में क्या शामिल होता है। प्रॉपर्टी लीज में शामिल बातें क्या क्या है ये जानते हैं। लीज की अवधि 99 वर्ष की होती है। प्रीमियम राशि होता है। सालाना लीज रेंट है। प्रॉपर्टी का विवरण देना पड़ता है। लीज होल्डर के अधिकार और जिम्मेदारियां होती है। इसको नवीकरण की शर्तें होती है। ट्रांसफ़र और सब लीज के नियम होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों रेंट एग्रीमेंट में क्या शामिल होते हैं। किराए की अवधि 11 महीने का होता है। मासिक किराया देना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। किराएदार और मकान मालिक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ होती है। बिजली पानी और मेंटेनेंस खर्च नोटिस पीरियड तक ही होता है। एग्रीमेंट समाप्ति के नियम होते हैं।
आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि लीज और रेंट एग्रीमेंट में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है। दोनों प्रकार के एग्रीमेंट में टैक्स के अलग अलग नियम लागू होते हैं। पहले जानते हैं कि टैक्स के नियम प्रॉपर्टी लीज में क्या है। लीज होल्डर को प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। लीज रेंट पर टीडीएस कटता है। लीज होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट के क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस है, आइए जानते हैं। मकान मालिक को किराए पर इनकम टैक्स देना होता है। किराएदार को एचआरए बेनिफिट मिल सकता है। 50,000 रुपये से अधिक मासिक किराए पर टीडीएस कटता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।